इंडोक्राइनोलॉजी एक ब्रांच है, सुपर स्पेशलाइजेशन ब्रांच है मेडिसिन का, जिसमें हम लोग हार्मोन्स, बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, उसकी स्टडी होती है। जैसे डायबिटीज़ है, इंसुलिन का इम्बैलेंस हुआ, आपका थायराइड है, थायराइड एक्सेस होता है तो वो हाइपर थायराइड है, वो भी डिसीज़ होती है, कम होता है हाइपोथायराइड, वो भी डिसीज़ होती है। आपका एड्रिनल ग्लैंड होता है, उसमें भी हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं। बच्चे होते हैं जिनकी हाइट नहीं बढ़ती है, वो भी एंडोक्राइनोलॉजी के अंडर आता है। रिप्रोडक्शन है, इनफर्टिलिटी है, ये सब एंडोक्राइनोलॉजी के अंडर आता है। तो ये एक सुपर स्पेशलाइजेशन ब्रांच है। नाज़रीन आदाब, मैं आपकी बात से अरशद जमाल। अलग अलग मौक़ों पर हम लोग अलग अलग शख्सियात से बात करते हैं और अलग अलग अंदाज में लोग अपना प्रेजेंटेशन करते हैं या लोगों के बारे में आप लोग जानते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे लोग हमारे बीच में आ जाते हैं जिनके बारे में कुछ कहने में भी गर्व महसूस होता है, कुछ सुनने में भी कुछ सीखने को मन करता है और कुछ बताने में भी फ़ख्र का एहसास होता है। आज मैं एक ऐसी बेटी से आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसने इतिहास रचा है। बहुत सी फील्ड में यहाँ कई लोग डीएम हुए, मेडिकल की फील्ड में। जाहिर सी बात है कि डॉक्टरेट की डिग्री किसी भी मैदान में सबसे बड़ी डिग्री कही जाती है, लेकिन मेडिकल की लाइन में अगर किसी को डॉक्टरेट में किसी का सिलेक्शन हुआ है तो मेरी जानकारी में किसी लड़की का मऊ में नहीं हुआ है। हो सकता है कि मेरी जानकारी दुरुस्त ना हो। तो मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूँ एक ऐसी बेटी से जिसका नाम इरम नाहिद है। इरम नाहिद का बैकग्राउंड भी बहुत शानदार है। इरम नाहिद के नाना मौलाना सईदुर रहमान आज़मी साहब, जिनका नाम बेशक आप में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के एक्स चांसलर रहे, नदवतुल उलमा के इस वक्त भी प्रिंसिपल हैं। घर की बात अगर करते हैं तो इरम के दादा मौलाना मुमताज़ साहब यहाँ के सबसे बड़े और सबसे पुराने मदरसा मिफ्ताहुल उलूम में वो खुसूसी कमेटी के रुकन रहे और ख़ास तरीके से जो तालीमी शोबा था, तालीमी शोबे की ज़िम्मेदारी बहुत सालों तक निभाई है। इरम के अब्बू जो हमारे यहाँ सामने बैठे हुए हैं, हमारे बड़े अज़ीज़ दोस्त हैं, शफ़ीक डायमंड साहब। तो शफ़ीक अहमद यूँ तो नाम है, आप हाजी शफ़ीक अहमद साहब हैं, लेकिन डायमंड आपके साथ इसलिए लगा हुआ है कि आपके फ़र्म का नाम डायमंड के नाम से चला था। आप साड़ियों के, पहले टेक्सटाइल के ज़माने में ये फ़र्म थी, फिर उसके बाद जब साड़ियों का दौर आया तो साड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग में भी आपने अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। फिर उसके बाद अगर हम जो प्लास्टिक ज़री होती है उसकी फील्ड में देखते हैं तो मेरी जानकारी के मुताबिक मऊ में इनसे बेहतर कारोबार किसी का नहीं है। बल्कि प्लास्टिक ज़री में जो मटेरियल यूज़ होता है, प्लास्टिक ज़री की शीट, उस शीट का भी आपका कारोबार है। शफ़ीक साहब के 5-6 बच्चे कुल हैं। एक तो इनका बड़ा बेटा ज़फ़र इकबाल, जिसने इंजीनियरिंग की और इस वक्त गुड़गांव में एमटेक करने के बाद इंजीनियर है। हालांकि शफ़ीक भाई की बहू भी इंजीनियर हैं जो दिल्ली में काम करती हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर रक्षंदा नाहिद हैं, आपकी बड़ी बेटी जो हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर ताबिंदा नाहिद हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर इरम का नंबर आता है। फिर उसके बाद 5वें नंबर पर आमिर फराज। फिर उसके बाद सबसे छोटे बच्चे जो हैं आरिफ शफ़ीक हैं, जो MBBS कर रहे हैं अलीगढ़ से। यानी एक बाप के 4 बेटे तो डॉक्टर और एक बेटा इंजीनियर और बहू भी इंजीनियर। तो मेरे ख़्याल से इससे ज़्यादा शानदार किसी ऐसे बाप का जिसकी ख़ुद तालीम बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने बेटों को कैसी तालीम दी कि चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो। तो शफ़ीक डायमंड साहब को जितनी भी मुबारकबाद दी जाए कम है। शफ़ीक डायमंड साहब ने ऐसा नहीं कि अपने सिर्फ बेटों को ही तालीम दिलाई, बल्कि अपने छोटे भाई शाहिद साहब को भी इन्होंने तालीम दिलाई। और वो मऊ के पहले IAS सिविल सर्विसेज में पहला अगर किसी का सिलेक्शन हुआ था तो शाहिद साहब का हुआ था। शाहिद साहब उत्तराखंड में प्रमुख सचिव के ओहदे तक पहुँचे और इस वक्त जो है गुजरात में फूड एंड सप्लाई विभाग में वो सेक्रेटरी के पद पर काम कर रहे हैं। ये घराना गो के बिज़नेस के साथ साथ सियासत में भी रहा है। शफ़ीक डायमंड साहब
खेल से भी ताल्लुक़ रखते हैं। और मेरी जानकारी के मुताबिक शफीक डायमंड साहब इस वक्त भी जो डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन है उसके आप प्रेसिडेंट हैं। आपकी निगरानी में जो आज़ाद स्पोर्टिंग क्लब ने काफ़ी समय तक काम किया। आप ही की ज़ेर निगरानी आज़ाद स्पोर्टिंग क्लब ने ज़मीन ख़रीदी अपनी और उसकी बाउंड्री का काम भी कराया। मौलाना हबीबुर रहमान नोमानी साहब जो यहाँ सांसद हुए थे उनके बहुत करीबी और ख़ास लोगों में इनका बहुत करीब परिवार समझा जाता है। मैंने नाहिद का मुख्तसरन तारुफ इसलिए कराया कि हमारा मकसद जाहिर सी बात है कि हम कोई पत्रकार नहीं हैं, ना कि कोई रिपोर्टर हैं, लेकिन हमारा मकसद ये होता है कि लोगों को महमेज करना। और जो लोग भी कामयाबी की मंजिलें तय करते हैं या समाज को कुछ देते हैं तो उनके बारे में लोगों के सामने हम उनको प्रेजेंट करते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं कि लोगों को भी इससे सीख लेनी चाहिए कि जो कामयाब लोग हैं वो ज़िंदगी में यूं ही कामयाब नहीं होते। इसके लिए ज़िंदगी के हर मोड़ पर बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कड़ी मेहनत और कड़ी लगन हम किसे जब काम करते हैं तब हम अपने लक्ष्य को और अपने टारगेट को पाते हैं। जाहिर सी बात है कि डॉक्टर एरम का एडमिशन डीएम में हुआ है। डीएम के लिए अगर इनका सिलेक्शन हुआ है तो ये एक कोई छोटी बात नहीं है, ये हमारे पूरे जनपद के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। आज हम डॉक्टर एरम से जानेंगे और मुझे भी इस बात की खुशी है कि डॉक्टर एरम ने नर्सरी से 8वीं क्लास तक की तालीम मेरे स्कूल अल फारूक मॉडल स्कूल से हासिल की थी और उसके बाद इन्होंने जो हाई स्कूल की तालीम हासिल की वो सेंट्रल एकेडमी से की। फिर इसके बाद इनका दाखिला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ जहाँ 10+2 इन्होंने निकाला और वहाँ से फिर इन्होंने MBBS के लिए इनका सिलेक्शन हुआ और BHU से आपने MBBS भी किया और MBBS के बाद MD भी किया। ख़ास बात ये आपको बताना बेहद ज़रूरी मैं समझता हूँ कि नर्सरी से लेकर अब तक की पढ़ाई में डॉक्टर एरम नाहिद टॉपर रही हैं। मेरे ख़्याल से इनके पास कितने मेडल हैं शायद इनको हम लोग गिनना चाहें तो उसमें कुछ वक्त लगेगा। तो आज मैं डॉक्टर एरम आपका बहुत इस्तकबाल करता हूँ और बहुत स्वागत करता हूँ। आपकी बात हमारा YouTube चैनल है और YouTube चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूं कि लोग आपको सुनें और आपसे इंस्पिरेशन लें कि आपने कैसे अपनी मंजिल को यहां तक कैसे इस तरह की कामयाबी हासिल की और आप कैसा महसूस कर रही हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इतने बड़े कामयाबी के बाद जो ख्वाब में लोगों के आता है कि हमारा भी सिलेक्शन इस ओहदे के लिए हो जाए, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है। जो मैंने सोचा था, जो मुझे करना था, वो मुझे मिल गया। अच्छा लग रहा है। तो क्या आपने पहले से सोच रखा था? मैंने आपके अब्बू से एक दिन बात की कुछ महीना पहले जब आपका एम्स में सिलेक्शन हुआ था। किस में हुआ था आपका सिलेक्शन उस वक्त? नहीं, मुझे एंडोक्राइनोलॉजी करनी थी पर उसमें मेरा इंडोक्राइनोलॉजी में नहीं हुआ था, तो इसलिए फिर मैंने नीट में इंडोक्राइनोलॉजी में तैयारी कर। थोड़ा बताइए इंडोक्राइनोलॉजी जो आप ये क्या है? इंडोक्राइनोलॉजी एक ब्रांच है, सुपर स्पेशलाइजेशन ब्रांच है मेडिसिन का, जिसमें हम लोग हार्मोन्स, बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, उसकी स्टडी होती है। जैसे डायबिटीज़ है, इंसुलिन का इम्बैलेंस हुआ, आपका थायराइड है, थायराइड एक्सेस होता है तो वो हाइपर थायराइड है, वो भी डिसीज़ होती है। कम होता है हाइपोथायराइड, वो भी डिसीज़ होती है। आपका एड्रिनल ग्लैंड होता है, उसमें भी हार्मोन्स होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं। बच्चे होते हैं जिनकी हाइट नहीं बढ़ती है, वो भी इंडोक्राइनोलॉजी के अंडर आता है। रिप्रोडक्शन है, इनफर्टिलिटी है, ये सब इंडोक्राइनोलॉजी के अंडर आता है। तो ये एक सुपर स्पेशलाइजेशन ब्रांच है। कितने दिनों का एक कोर्स है? 3 साल का कोर्स है। इसका मतलब रिसर्च वर्क अभी इसमें होना है? नहीं, ये इट इज़ लाइक MD मेडिसिन की। आप इसमें पेशेंट्स देखेंगे, रिसर्च भी होगा, पढ़ाई भी होगी और सीखना है, स्पेशलाइजेशन है आगे की और आगे की। तो अभी इसके बाद क्या प्लान है आपका 3 साल पूरा होने के बाद? 3 साल पूरा होने के बाद मुझे प्रैक्टिस करनी है फिर एज ए इंडोक्राइनोलॉजिस्ट। तो कहीं मऊ में रहना है या मऊ से चली जाएंगी आप? आम तरीके से तो है कि जो लोग ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो मऊ में आते नहीं। तो नहीं, यहाँ पे कोई इंडोक्राइनोलॉजिस्ट नहीं है, तो मेरा तो यही इरादा है यहीं रहने का। इरादा तो कुछ मजबूत बनाइए क्योंकि मऊ के लोगों को ज़रूरत है। आपके अब्बू सोशल वर्कर हैं, बहुत लोगों की खिदमत करते हैं। अभी आपने देखा कि जो लॉकडाउन शुरू हुआ तो काफ़ी लोग परेशान हुए, तो आपने एक संस्था बनाई और संस्था के माध्यम से बहुत लोगों की मदद की। तो क्या आपके मन में भी ऐसा ख्याल आता है? जी हाँ, बिल्कुल। आपको क्या कमी है? आपके वहाँ तो सब कुछ भरा हुआ है, पैसा आपकी ज़रूरत नहीं है? नहीं, पैसा मेरी ज़रूरत नहीं है। तो क्या ऐसा माना जाए कि आप इस फील्ड में काम करेंगे? जी। तो अभी हमको ये बताइए कि आपने जब यहाँ से MBBS कर लिया तो उसके मन में क्या ख्याल, उसके बाद आपके मन में क्या ख्याल आया? मुझे MBBS से ही मेरे मन में इंडोक्राइनोलॉजी ही करना था। उसके लिए पहले MD मेडिसिन करना होता है, फिर ही आपको DM इंडोक्राइनोलॉजी में एडमिशन मिलता है। तो MBBS में से ही मेरा यही डिसीजन था कि मुझे आगे जाके DM इंडोक्राइनोलॉजी करना है। आपको गोल्ड मेडल कहाँ से मिला है? मुझे
MBBS में 4 साल होते हैं, 4 ईयर होते हैं, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ऑलमोस्ट हर ईयर में मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में मुझे मिला है गोल्ड मेडल। तो अभी आने वाले दिनों में आपका प्रोग्राम ये है कि हम कोई बेहतर हॉस्पिटल बनाने की अभी आप नहीं सोच रही हैं, या ऐसा कुछ करने की कि आने वाले दिनों में हम लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें? हाँ जी, अभी 3 साल अपनी पढ़ाई पूरी करके मुकम्मल करके फिर आके यही इरादा है। तब सोचेंगे अभी। जी। डॉक्टर एरम, आप ये बताइए कि जैसे आपके अंकल एक IAS अफसर हैं, बहुत बड़े अफसर हैं, तो इसमें आपकी पढ़ाई में जैसे इतनी कामयाबी आपने हासिल की थी, इसमें क्या लगता है कि आप इसमें वालिदैन का कितना बड़ा किरदार है? सबसे बड़ा तो रोल उन्हीं का ही है, वालिदैन का ही है। नहीं, पर उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया पढ़ाई के लिए। जैसे घर में कोई काम नहीं करना कि नहीं पहले पढ़ाई करो, बचपन से होमवर्क करो, एग्ज़ाम है तो पढ़ाई करो, हमेशा फर्स्ट आओ, इस तरह से हमेशा से सपोर्ट किया है। और क्या शौक़ है आपका पढ़ाई के अलावा? और बुक्स पढ़ना, अपना थोड़े बहुत म्यूज़िक, यही सब। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में किसी चीज़ का शौक़? पेंटिंग वेंटिंग थोड़ा बहुत है। कर लेते हैं। हाँ जी। तो आज के जो स्टूडेंट हैं, जो मौजूदा वक्त में जो लोग पढ़ रहे हैं, उनसे आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? मेरा तो उनसे यही पैगाम है कि कोई भी आप अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप टारगेट बना लीजिए अपना। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। हो सकता है कि कुछ लोगों को वक्त लगे कि एक बार में नहीं हुआ सिलेक्शन, तो उसमें हार नहीं माननी है, लगे रहिए। अगर आप किसी भी चीज़ के पीछे लगे रहेंगे पूरे उसके साथ, तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो मेरा इतनी बहुत सारी कामयाबी में कि पीछे क्या आखिर वजह होती है? कि पढ़ाई तो बज़ाहिर सभी लोग करते हैं, तो आपने अपनी जहाँ भी आपने पढ़ाई की, जो भी चाहा एग्ज़ाम दिया और जिसमें जिस तरह से भी चाहा उस तरह कामयाबी हासिल की, तो क्या इसमें किसी जुनून की ज़रूरत होती है या बहुत सख्त मेहनत की? नहीं, मेहनत तो सबसे पहली चीज़ है। मेहनत तो करनी है, बिना मेहनत के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, चाहे आप कितना भी इंटेलिजेंट हो, चाहे कुछ भी हो। दूसरा है ओरिएंटेशन होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, कि हम ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। नहीं, एक अपना टारगेट बनाइए, गोल बना लीजिए, उसके बाद फिर उसी पे चलना है। और मेहनत तो करनी है, बिना मेहनत के कुछ भी अचीव नहीं होता है किसी को। मतलब एक टारगेट निश्चित करना पड़ता है, जब तक कि आपको जिद ना हो कि मुझे ये पाना है, तब तक कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल, एक आपको पहले डिसाइड करना होगा कि मुझे आगे क्या करना है, फिर उसी पे चलिए, ज़रूर होगा। जब आप घर में होती हैं तो भाई बहनों के साथ कैसे आपका वक्त गुजरता है? जैसे सारे भाई बहनों का गुजरता है। नहीं, आप इतना गैर मामूली है ना, आप नहीं कोई आप साधारण लड़की तो है नहीं, आप एक गैर मामूली लड़की हैं। तो गैर मामूली लड़की जो हैं, या कोई भी मर्द ही क्यों ना हो, तो वो लोगों के लिए आदर्श होता है। बहुत सारे बच्चे वैसे बनना चाहते हैं। तो घर में की लाइफ क्या आम सी होती है या कुछ खास होती है? बिल्कुल आम सी, नॉर्मल। पढ़ने पढ़ाने का माहौल, खेलने का बच्चों के, या नहीं, भाई बहन हंसी मजाक, घर आए, मज़े किए, बातें की, बस। अच्छा। क्या शौक़ है कपड़ों के मामले में? आपका क्या शौक़ है? कोई ख़ास शौक़ है या नहीं है, यूं ही सा बस कुछ भी, कोई उस पर फोकस नहीं, अपनी सारी तवज्जो पढ़ाई पे ही है? मतलब नॉर्मल। मतलब इसमें कोई फोकस, ध्यान ही नहीं है, नहीं, इतना लीन है? ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल। अच्छा, खाने में जैसे आपको खाने में क्या पसंद है, या कुछ भी खा लेंगी, या खाने में कुछ खास फोकस है बहुत दिन के बाद जब आती होंगी घर? हाँ, जैसे घर पे आए तो नॉनवेज हुआ, घर पे तो वही। अच्छा। हाँ, वहाँ पे थोड़ा कम मिलता है तो इसलिए शौक़ है नॉनवेज का। फ्रूट्स वगैरह में क्या पसंद करती हैं? फ्रूट्स में हुआ ग्रेप्स हुआ, बनाना, लीची, ये सब थोड़ा जूसी फ्रूट अच्छे लगते हैं। अच्छा। हाँ। अभी जैसे आप देख रहे थे कि अभी हमने बहुत सारी बात की एरम नाहिद से, और बेशक इन्होंने बहुत खुल के सब मुद्दों पे बात की है। एक ज़ाती मुद्दे पे आते हैं कि आपकी आगे की लाइफ, जैसे पढ़ाई जब मुकम्मल हो जाएगी तो आपको शादी करने के लिए आपका क्या टारगेट है, कि किस तरह के आदमी से मुझे शादी करनी चाहिए जो ज़िंदगी भर का आपका साथ दे? ऑब्वियसली मैं डॉक्टर हूँ, तो मुझे एक डॉक्टर से ही करनी होगी शादी जी। मतलब उसी फील्ड के ही लोग से करनी होगी। तो अभी उसके बारे में सोचा नहीं है। हाँ, लेकिन ज़िंदगी के साथ हर तरह के समझौते करने पड़ते हैं, और मैं डॉक्टर एरम से उम्मीद करता हूँ कि मऊ जैसी बहुत छोटी सी जगह है, और यहाँ बहुत कम संसाधन है, पढ़ाई की तो बिल्कुल ही साधन नहीं है, फिर भी आपने इतनी आला तालीम हासिल की, इसके लिए मैं बहुत आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में आपके तवस्सुस से मऊ के लोगों को भी मेडिकल की लाइन में एक अच्छा रास्ता मिलेगा। बच्चों को जितना आपने पढ़ाया,
तो अब आपकी तालीम जिस ज़माने में आपने ग्रेजुएट किया है और आज की मौजूदा तालीम जहाँ बच्चे आपके पहुँच गए, तो आपकी बहुत मदद तो मिली नहीं होगी। तो इससे मैं मैसेज ये देना चाह रहा हूँ लोगों को कि जो वालिदैन बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं हैं, वो भी अगर अपने बच्चों को आला तालीम देना चाहें तो कोई रुकावट नहीं है। वो क्या करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल रुकावट नहीं है। बच्चों पे बचपन से छोटे से ध्यान देना पड़ेगा कि इनका क्या एक टारगेट उनको बच्चों को शुरू से बनाना पड़ेगा कि भाई तुमको ये बनना है, और इस तरीके की उनको सहूलियात देनी पड़ेगी। खुद घर के माहौल को बदलना पड़ेगा कि बच्चा आया स्कूल से तो क्या कर रहा है, ये सब देखना पड़ेगा। आपके अंदर बड़ी खाकसारी मैं देखता हूँ कि जैसे आपके ससुर इतने बड़े आदमी हैं कि एक यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे, आज भी नदरतुल उलमा वो भी एक यूनिवर्सिटी वहाँ के प्रिंसिपल हैं, आपके भाई एक IAS अफसर हैं, फिर भी कभी आपकी बातचीत या ऐसे लगता नहीं कभी कि आप इतने बड़े घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये हुनर कैसे सीखा? नहीं, ये देखिए मैं शुरू से ये था कि हम खुद कुछ करके बने, ये मेरा टारगेट हमेशा से रहा। चाहे बिजनेस में जब मैं आया तो मेरा एडमिशन BUMS में हो गया था। अच्छा। मैं इलाहाबाद में मैंने एडमिशन भी ले लिया था, लेकिन घरेलू हालात कुछ ऐसे हुए कि मुझे तालीम मुनक़ता करनी पड़ी। फिर मैं आ गया, कारोबार में लग गया। तो कारोबार में मैंने स्ट्रगल बहुत किया है। अच्छा, बहुत स्ट्रगल किया है। यानी कारोबार सब आपके हाथ का बनाया, वालिद साहब के हाथ का बनाया, आपके हाथ का बनाया हुआ? नहीं, वालिद साहब से विरासत में तो ज़रूर मिला था, लेकिन बहुत महदूद था। यहाँ तक कि मैं अपनी आमदनी उस वक्त की अपने खर्च को जोड़ता था तो मेरी आमदनी कम थी, खर्च ज़्यादा था। तो उसके लिए मैंने स्ट्रगल किया। और एक दौर ये आया कि मैं यहाँ से आसाम जो है का वहाँ एक ड्रेस होता है, मेखला चद्दर, मैंने उसको बनाया, डेवलप किया उसको। फिर मैंने उस डेवलपमेंट को मैंने लूम पे कन्वर्ट किया। अच्छा, जो ये मेरा कंसेप्ट था, तो लूम पे कन्वर्ट किया। लूम पे वो चलने लगा, नहीं तो सिर्फ हैंडलूम से बनता था। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते गए। इसमें रोलेक्स की उसमें मैदान में आप आए, जरी का बहुत बड़ा आपका कारोबार है। हाँ। बल्कि उसको आपने नई दिशा दी, मैं ये कहूँगा कि और आप जब से इस मैदान में आए, रोलेक्स की शीट जब से आपने मंगाना शुरू किया तो उसमें जो ब्लैक मार्केटिंग थी उसको आपने बंद किया। बिल्कुल। तो इसके पीछे कारोबार को आपने इतना फ़रोग़ कैसे दिया? इस कारोबार की शुरुआत पहले मऊ में मुझसे पहले अजीम मेट्रो थे और उनका एक अधिकार था, तो वो सिर्फ अपने तक महदूद थे। मैं इसकी स्टडी में मैं बाहर निकला तो मुझे आज भी याद है कि एक आदमी मुझको जो है मालेगांव के मिले, इसहाक भाई, उन्होंने मुझे हिम्मत बढ़ाई। उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि आप इस मैदान में आ रहे हैं, एक मुसलमान भाई हमारा आ रहा है, आपको मैं पूरी हेल्प करूँगा। और उनकी वहाँ हौसला अफजाई जो हुई, उसके बाद मैंने भी ठान लिया कि नहीं, मुझे इस लाइन में काम करना ही है। और मैंने आकर के यहाँ मशीन लगाई और मशीन लगाने के बाद लोगों को दिखलाना शुरू किया। ऐसा नहीं है कि मैंने बिजनेस मैं सिर्फ वाहिद मऊ में हूँ कि मैंने अपने कारोबार को लोगों को दिखाया और मैंने कहा कि आप लोग कीजिए। ये तो बात सही है, ये तो हम लोग भी इसके गवाह हैं कि आप कभी कारोबार में सेक्रेसी नहीं रखे, बल्कि उसको फ़रोग़ दिया, लोगों का भी हौसला बढ़ाया। और उसके बाद देखिए, अब जरी का जो है चलन या बदला और फ्लोरा जरी लगने लगी, तो मऊ में फ्लोरा का वजूद नहीं था, कोई सोच नहीं सकता था कि फ्लोरा बनेगी। मैं इसके लिए गया सूरत जा कर के मैंने देखा कि फ्लोरा कैसे बन रही है जरी। देखने के बाद मुझे लगा कि भाई वो बना रहे हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते, और उस पर आकर के मैंने इस काम को शुरू किया। उसी के मुकाबले में बनने लगे एकदम उससे बढ़िया क्वालिटी बनती है। आज हमारा बनारस में जो है हमारे नाम से जरी बिकती है कि डायमंड की चाहिए। तो अभी आप देख रहे थे कि डॉक्टर एरम के अब्बू बात कर रहे थे हमसे, शफीक डायमंड साहब। और शफीक भाई का ये कमाल है कि इन्होंने अपने बिज़नेस को भी बहुत फ़रोग़ दिया पिछले कुछ सालों से लगातार। जब से कारोबार में आए तो अपने कारोबार को बहुत आगे बढ़ाया। तो इनकी बातों से ये अंदाज़ा लगा ज़रूर इस बात का कि बहुत सख्त मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ अगर आप काम करेंगे तो ज़रूर आप मंजिल तक पहुँचेंगे और आपको कामयाबी मिलेगी। और यही बात शफीक भाई की बेटी डॉक्टर एरम ने भी आपको बताई कि कोई भी लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, आपको टारगेट कोई
अचीव करने के लिए बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ेगी और लगन के साथ आपको काम करना पड़ेगा। और ये दोनों लोग एक तरह से आदर्श हैं। तो अगर ये मॉडल हैं तो इनकी बात को समझना चाहिए। और जो लोग भी कामयाबी की मंजिल तक जाना चाहते हैं तो सपने देखिए, मगर सपने को अमल दरामद करने के लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और लगन और ईमानदारी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि शफीक साहब की फैमिली में इतने कामयाब बिज़नेस के साथ साथ अपने बच्चों को जो आला तालीम दी है, ये एक आदर्श हम लोगों के लिए बनेगा। और जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे वो भी इससे सीख हासिल करेंगे, क्योंकि कोई भी अचीवमेंट किसी का बधा नहीं है, हर किसी को आज़ादी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि माइनॉरिटी के लोगों के साथ तासुब बढ़ता जाता है, ये सब बिल्कुल बकवास बात है। डॉक्टर एनम ने इस बात को गलत साबित कर दिया और शफीक साहब ने भी इस बात को गलत साबित किया। दुनिया का पूरा रास्ता खुला हुआ है, आपको तय करना है कि आपको क्या हासिल करना है। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं और आप सच्चे मन से और लगन के साथ हासिल करना चाहते हैं तो आपके रास्ते में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं है। मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे शेयर करिएगा। अगर आपने हमारे YouTube चैनल आपकी बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।